हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज जो चैप्टर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है क्लास 10 की हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के 2 वीडियोस में ऑलरेडी बना चुका हूं। उन वीडियोस को आप ठीक से देखिए और उसके बाद में वीडियो देखेंगे तो और अच्छी तरीके से आपको ये समझ आएगा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा भी है, तो इसलिए इसको 3 वीडियोस में कवर किया है। आज का 3rd वीडियो है और रिमेनिंग पार्ट हम इसमें इसका कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। स्टूडेंट्स, इसके जो सेकंड वीडियो थे इस चैप्टर का, उसमें हमने बात की थी कि 1929 में लाहौर में एक कांग्रेस का सेशन हुआ था और उस सेशन में कंप्लीट इंडिपेंडेंस पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास किया था और यह सेशन जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में हुआ था। इसमें यह भी डिसाइड किया गया था कि नेक्स्ट ईयर जनवरी 26, 1930 को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा और महात्मा गांधी को नेशनल लेवल पर एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए अथोराइज किया गया कि वो नेक्स्ट ईयर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करेंगे। इसके बाद में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया जाता है जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, महात्मा गांधी जी ने लोगों को यूनाइट करने के लिए बहुत कोशिश की और उसी यूनाइट करने की कोशिश में उन्होंने और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए उन्होंने उस समय के वाइसराय लॉर्ड इरविन के सामने एक लेटर भेजा। महात्मा गांधी ने एक लेटर भेजा लॉर्ड इरविन के पास में। लॉर्ड इरविन के पास में एक लेटर भेजा जिस लेटर में 11 डिमांड्स थी। इस लेटर में 11 डिमांड्स थी और ये लेटर जो था, इस लेटर में जनरल इंटरेस्ट, specific demands of various sections, जनरल इंटरेस्ट की डिमांड्स थी और जो डिफरेंट सेक्शंस थे उनकी स्पेसिफिक डिमांड्स भी इसमें थी, जो कि पीजेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट से रिलेटेड थी, फार्मर्स से रिलेटेड थी, पीजेंट्स से रिलेटेड थी, इंडस्ट्रियलिस्ट से रिलेटेड थी। ये डिमांड्स थी। इन डिमांड्स में जो सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल डिमांड थी वो डिमांड थी टू एबॉलिश साल्ट टैक्स। साल्ट टैक्स को एबॉलिश किया जाए। इसको महात्मा गांधी जी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट समझा आजादी के लिए, क्योंकि साल्ट एक ऐसी चीज है जिसको सभी यूज करते हैं, रिच, पुअर, अर्बन, रूरल, सभी लोग इसको यूज करते हैं। तो इसके ऊपर जो टैक्स लगता है, साल्ट पे टैक्स लगता था और इस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट की मोनोपोली थी। वही इसको बनाती थी, वही इसको सेल करती थी और ये बहुत ही जरूरी कमोडिटी थी हर एक के खाने के लिए। इसके बगैर खाना बन नहीं सकता। तो महात्मा गांधी चाहते थे कि साल्ट टैक्स को एबॉलिश किया जाए। दूसरा ये था कि साल्ट टैक्स के इशू पर सभी सेक्शंस को यूनाइट किया जा सकता था। सभी सेक्शंस यूनाइट हो सकते थे साल्ट टैक्स के इशू पर, क्योंकि साल्ट सभी से रिलेटेड है। तो ये जो डिमांड्स थी, 11 डिमांड्स, ये महात्मा गांधी जी का एक अल्टीमेटम था। एज एन अल्टीमेटम, ये अल्टीमेटम था वायसराय के लिए और उन्होंने ये कहा कि अगर ये डिमांड्स 11 मार्च
1930 तक पूरी नहीं की जाएंगी। ये मार्च 11 मार्च 1930 तक पूरी नहीं की जाएंगी। तो 12 नेक्स्ट डे से 12 मार्च 1930 से एक नेशन वाइड मूवमेंट चलाया गया। एक नेशन वाइड मूवमेंट चलाया जाएगा। और तो लेकिन इस अल्टीमेटम को लॉर्ड इरविन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और इसको महात्मा गांधी जी से बात करने की उन्होंने जरूरत नहीं समझी और इसको इग्नोर कर दिया। जब इसको इग्नोर कर दिया तब महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपना एक मूवमेंट शुरू किया, जो मूवमेंट था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इस मूवमेंट की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी। तो दांडी मार्च देखते हैं क्या था। इसको दांडी मार्च भी बोलते हैं, साल्ट सत्याग्रह भी बोलते हैं। और साल्ट मार्च भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें महात्मा गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम से, जो उनका साबरमती आश्रम था, उस साबरमती आश्रम से दांडी, जो कि एक कोस्टल प्लेस है, दांडी एक कोस्टल प्लेस है, ये भी गुजरात में है, ये भी गुजरात में है, साबरमती भी गुजरात में है और दांडी भी गुजरात में है। तो इन्होंने साबरमती से दांडी तक अपना साल्ट मार्च किया। ये साल्ट मार्च 240 माइल्स का था। उसको उन्होंने 24 डेज में कंप्लीट किया। दैट मीन्स 10 माइल्स पर डे उन्होंने डिस्टेंस कवर किया। और फाइनली 6 अप्रैल 1930 को रीच्ड दांडी पहुंचे और ये सब उन्होंने अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ भी किया। महात्मा गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम से दांडी तक की डिस्टेंस कवर की, जो कि कोस्टल प्लेस है। ये 240 माइल्स की डिस्टेंस थी। इसको 24 डेज में कंप्लीट किया। इसका मतलब है उन्होंने 10 माइल्स पर डे कवर किया अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ में। एंड फाइनली 6 अप्रैल 1930 को वो दांडी पहुंचे और वहां पर जाकर उन्होंने समुद्र के पानी को उबालकर, जो सॉल्ट वाटर है ओशन का, उसको उबालकर सॉल्ट बनाया, नमक बनाया। और नमक बनाना अपने आप में नमक कानून तोड़ना था, क्योंकि नमक कोई इंसान नहीं बना सकता था, उसको सरकार ही बना सकती थी। तो क्या किया यहां पर, बॉइल सॉल्ट वाटर, मेड salt and broke salt. ब्रोक सॉल्ट को ब्रोक किया। स्टूडेंट्स, आप लोग इमेज में देखिए। इमेज में
यहां पे आप देख सकते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है साबरमती आश्रम महात्मा गांधी जी का, और यहां से उन्होंने ये 240 माइल्स की डिस्टेंस कवर की अपने 78 सत्याग्रहियों के साथ में, अपने विश्वास पात्र 78 सत्याग्रहियों के साथ में कवर की, और फाइनली वो दांडी पहुंचे और यहाँ पर जाकर उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया। समुद्र के पानी को उबालकर सॉल्ट बनाया, नमक बनाया और सिंबॉलिकली सॉल्ट लॉ को तोड़ा, कानून का उल्लंघन किया। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब ही यही था कि आप जो कॉलोनियल लॉ है उनको तोड़ें। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में यही डिफरेंस था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ये बात की गई थी कि आप ब्रिटिश गवर्नमेंट को कॉपरेट ना करें, क्योंकि महात्मा गांधी जी मानते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हम पे रूल ही इसीलिए कर पा रही है क्योंकि उसके एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में हम उसकी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि वो तो कम है, हम ही लोगों की को मदद दे रहे हैं, हम ही लोगों की वो यूज कर रहे हैं, सर्विसेज को यूज कर रहे हैं और हम पर रूल कर रहे हैं। तो अगर हम उनको कॉपरेट करना बंद कर देंगे तो हमको आजादी मिल जाएगी। अपनी बुक हिंद स्वराज में उन्होंने ऐसा लिखा था। इसके साथ लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में एक चीज और थी, बाकी सारे फीचर्स थे, बाकी सारी जो भी बातें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में थी वो सब थी कि आप ब्रिटिश क्लॉज को बायकॉट करेंगे, बाकी सारी चीजें थी। लेकिन इसमें यह था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो लॉ है, कॉलोनियल लॉ है, आप उनको तोड़ेंगे, उनको डिसोबे करेंगे, उसके बाद में जो पनिशमेंट होगा तो उसको आप अपनी अहिंसा के साथ उसका मुकाबला करेंगे। तो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। स्टूडेंट्स, अब इसके बारे में थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में। अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो देखिए स्टूडेंट्स फिगर में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में लॉन्च किया गया था और 1922 में इसको एंड कर दिया गया था महात्मा गांधी जी ने, क्योंकि चौरी चौरा इंसिडेंस हो गया था, उसके बाद में इसको बंद कर दिया था, इसको स्थगित कर दिया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था और ये 60 सत्याग्रह के साथ में स्टार्ट हुआ था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ये बात की गई थी कि गवर्नमेंट को हमें काम करने से रोकना है, गवर्नमेंट हम पर रूल ना कर पाए, हम उसको कोऑपरेट ना करें। जबकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बात की गई थी कि जो रूल्स ऑफ रेगुलेशन है ब्रिटिश गवर्नमेंट के, हमें उनको भी तोड़ना है। 60 सत्याग्रह की न्यूज अब पूरे इंडिया में फैलने लगी तो लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट की नाफरमानी स्टार्ट कर दी, लॉ को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। इसके साथ में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, सॉल्ट मेकिंग फैक्ट्रीज थी, उनके सामने भी सॉल्ट बनाना स्टार्ट कर दिया गया। गवर्नमेंट की नाफरमानी की गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट की को डिसोबे किया गया। तो एज द मूवमेंट स्प्रेड, as the movement spread, number one, as the movement spread, people manufactured salt in front of salt factory. Second, British goods and clothes boycotted। ये नॉन कॉपरेशन में भी बायकॉट किए गए थे और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी इनको बायकॉट करने की बात की गई। लिकर शॉप्स पिकेट की गई। पिकेट करने का मतलब होता है रास्ता रोककर खड़े हो जाना ताकि बाकी एंट्री ब्लॉक हो जाए। तो जो फैक्ट्री है जो लिकर शॉप्स हैं उनको भी पिकेट किया गया। इसके साथ में जो
जो पीजेंट्स हैं उन्होंने चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया। लास्ट जो ट्राइबल लोग थे और जो जंगल पर बेस्ड थे, जिनकी लाइवलीहुड जंगल पे ही बेस्ड थी, जो जंगल से फायरवुड इकट्ठे करते थे, प्लांट्स इकट्ठे करते थे, अपने कैटल को ग्रेजिंग कराने के लिए ले जाते थे। तो पहले फॉरेस्ट लॉ बनने की वजह से इनको इनके ट्रेडिशनल राइट से एविक्ट कर दिया गया था, इनको इनके ट्रेडिशनल राइट से बेदखल कर दिया गया था। अगर वो ऐसा करते पाए जाते थे तो उनको पनिशमेंट मिलता था। लेकिन अब जो ट्राइबल्स लोग थे उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और फॉरेस्ट लॉ को तोड़ना स्टार्ट कर दिया, उसमें एंटर करना स्टार्ट कर दिया, अपने कैटल को ग्रेजिंग कराना स्टार्ट कर दिया, वहां पे फ्रूट, वेजिटेबल्स, फायरवुड सब लेना वहां से स्टार्ट कर दिया। तो फॉरेस्ट लॉ वायलेट किए गए। फर्स्ट वायलेट किए गए। तो इस तरीके से ये जो मूवमेंट है ये इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में फैलने लगा। जब ये मूवमेंट इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में फैलने लगा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट तो चुप रह नहीं सकती थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी इसको रोकने के लिए कोशिश की और अपना जो रिप्रेशन का जो तरीका है उसको अपनाया। ब्रूटल रिप्रेशन स्टार्ट किया, मारपीट स्टार्ट की, जो सत्याग्रही उनको पर अटैक करना स्टार्ट कर दिए, लीडर्स को अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिए, ये सारे काम किए गए। स्टूडेंट्स, जैसे जैसे ये मूवमेंट आगे बढ़ता चला गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी अपना ब्रूटल रिप्रेशन स्टार्ट कर दिया और उसमें उन्होंने अरेस्टेड लीडर्स कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर्स थे उनको अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे अब्दुल गफ्फार खान, महात्मा गांधी, इनको अरेस्ट किया। और जब इनको अरेस्ट किया तो उस अरेस्ट के अपोज में जो लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया। लीडर्स ऑफ कांग्रेस अरेस्टेड लीडर्स ऑफ कांग्रेस लाइक अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। अब्दुल गफ्फार खान को अरेस्ट किया गया और इनको जब अरेस्ट किया गया तो उसके रिस्पॉन्स में पेशावर की जनता ने प्रोटेस्ट किए, डेमोन्स्ट्रेशन किए। तो वहां पे जो क्राउड था पेशावर में, उसने डेमोन्स्ट्रेशन किए। उसके बाद में महात्मा गांधी को अरेस्ट किया गया। महात्मा गांधी को अरेस्ट किया गया और महात्मा गांधी एक नेशनल लेवल के लीडर्स थे। इनके अरेस्ट होने के बाद में जो लोग हैं उन्होंने जो गवर्नमेंट बिल्डिंग है, रेलवे स्टेशन है, पोस्ट ऑफिस हैं और जो भी म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स हैं उन सब पर अटैक करने स्टार्ट कर दिए। crowd attacked on police post, railway station, post office,
गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, इन पर अरेस्ट, इन पर अटैक करने स्टार्ट कर दिए। जब इन पर अटैक करने स्टार्ट कर दिए, स्टूडेंट्स जब इन पर अटैक करने स्टार्ट कर दिए, तो उसके बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी अपना असली चेहरा इन लोगों को दिखाया और इन पर पहले से ज्यादा सख्ती स्टार्ट कर दी और अपना रिप्रेशन स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने जो पीसफुल सत्याग्रही जो प्रोसेशन निकाल रहे थे उस पर भी अटैक करना शुरू कर दिया। जो निहत्थे लोग जो अपनी जुलूस निकालते थे, अपोज करते थे, पीसफुल मैनर में अपोज करते थे, उन पर भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया। तो इन्होंने सत्याग्रहियों पर अटैक किया और सत्याग्रहियों पर अटैक करने के बाद में जो सत्याग्रही थे उन्होंने फिर बहुत लार्ज नंबर में अपने आप को अरेस्ट कराना स्टार्ट कर दिया। पीसफुल सत्याग्रही पर अटैक, ये जो पीसफुल सत्याग्रही होते थे इनमें महिलाएं भी होती थी, बच्चे भी होते थे, बूढ़े लोग भी होते थे, लेकिन अंग्रेजों ने सबको एक तरीके से सबके ऊपर अत्याचार किया, लाठीचार्ज किया, लोगों को मारा, चाहे उसमें छोटे बच्चे हों या महिलाएं हों, सबको बुरी तरीके से पीटा गया। बच्चे, महिलाएं, बूढ़े को सबको बुरी तरीके से पीटा गया। उसके बाद में जो सत्याग्रही थे उन्होंने लार्ज स्केल पर अपने आप को अरेस्ट कराया। लगभग 1 लाख लोगों ने अपने आप को अरेस्ट कराया। 1 लाख लोग अरेस्ट किए गए। लगभग 1 लाख लोग अरेस्ट किए गए। स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ इंडिया में जो संवैधानिक सुधारों पर भी बात चल रही थी। जब साइमन कमीशन आया था, जिसके बारे में सेकंड वीडियो में बात की थी, साइमन कमीशन हमारे इंडिया में संवैधानिक सुधारों को लेकर डिस्कस करना चाहता था, उसको अपोज किया गया था। तो अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में जो आगे आने वाले जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में बातचीत करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी। लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी उसको कांग्रेस ने अपोज किया था, उसको कांग्रेस ने बायकॉट कर दिया था, उसमें हिस्सा नहीं लिया था। तो पहली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो फेल हो गई थी। 1930 में पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसको कांग्रेस ने बायकॉट कर दिया था। और ये फेल हुई। अब दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी थी। चूंकि कांग्रेस इंडिया की मेन पार्टी थी और इंडिया के बहुत बड़े हिस्से को रिप्रेजेंट करती थी, यहां तक पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करती थी। इंडिया के जो लीडर्स थे वो पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे। तो बिना कांग्रेस के बातचीत के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती थी। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को पार्टिसिपेशन लेना था, कांग्रेस को तैयार करना था। इसलिए लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी जी के साथ में एक एग्रीमेंट किया जिसको बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट। तो 1931 में जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है उसमें कांग्रेस पार्ट लेती है, लेकिन उससे पहले गांधी इरविन पैक्ट होता है। कांग्रेस हिस्सा लेने, इसमें पार्टिसिपेट करने को तैयार हो जाती है, लेकिन उससे पहले गांधी इरविन पैक्ट होता है। गांधी इरविन पैक्ट में गांधी जी
और लॉर्ड इरविन, जो कि उस समय वाइसराय थे। लॉर्ड इरविन जो कि उस समय वाइसराय थे, उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है और इस एग्रीमेंट में गांधी जी जो होते हैं वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट लेने की तैयार हो जाते हैं। लॉर्ड इरविन इस बात पर तैयार हो जाते हैं कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स अरेस्ट किए गए हैं उनको छोड़ दिया जाएगा, उनको रिलीज कर दिया जाएगा। जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज कर दिया जाएगा और महात्मा गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने को तैयार हो गए। लेकिन इसके लिए उनको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्थगित करना था, रोकना था, बंद कर देना था। तो पहले तो ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट लेने के लिए तैयार हो गए। दूसरा, डिसाइडेड टू कॉल ऑफ CDM, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्थगित करने के लिए ये तैयार हो गए। इसके बाद में महात्मा गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए लंदन गए। लेकिन लंदन में जाकर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उनके BR अम्बेडकर के साथ में कुछ मतभेद हो गए और उन मतभेद की वजह से वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल्ड। क्यों फेल हो गया था? क्योंकि गांधी जी और अंबेडकर जी गांधी जी कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे, कांग्रेस की पूरी पार्टी को रिप्रेजेंट करते थे, पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे और उसी तरीके से BR अम्बेडकर डिप्रेस क्लास के बहुत बड़े नेता थे। पूरी इंडिया के जितने डिप्रेस क्लास लोग हैं, दलित लोग हैं, जिनको उनके अधिकारों से बहुत लंबे समय से वंचित रखा गया था, उनको दिए नहीं गए थे, उनको रिप्रेजेंट करते थे। इन दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाया। उस एग्रीमेंट ना होने की वजह से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गया। गांधी जी वो ये चाहते थे कि जो डिप्रेस्ड क्लास है, दलित लोग हैं, उनको रिजर्व सीट दी जाए। उनको रिजर्व सीट दी जाए, जबकि अंबेडकर जी चाहते थे कि जो डिप्रेस्ड क्लास हैं उनको रिजर्व सीट देने से कोई फायदा नहीं होगा, उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। सेपरेट इलेक्टोरेट एक अरेंजमेंट था जिसमें अगर कोई कंटेस्टेंट, किसी कम्युनिटी का कोई कंटेस्टेंट इलेक्शन लड़ रहा है तो उसको उसी के कम्युनिटी के लोग वोट देंगे। तो वो ये चाहते थे क्योंकि बहुत लंबे समय से जो डिप्रेस क्लास थे उनको कोई भी पॉलिटिकल, उनका कोई भी अपलिफ्टमेंट हो नहीं पाया था, तो ये चाहते, लेकिन महात्मा गांधी जी इस पर एग्री नहीं थे और वो वापस लौट आए। वो इंडिया में वापस लौट आए क्योंकि वो इस बात पे एग्री नहीं थे, क्योंकि वो ये मानते थे कि अगर दलित को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाएगा तो वो जो कोशिश कर रहे हैं देश को यूनाइट करने की, देश को यूनाइट करने की जो कोशिश कर रहे हैं वो कमजोर हो जाएगी। क्योंकि एक बार अगर डिप्रेस्ड क्लास को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाएगा तो हो सकता है और कम्युनिटी भी सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करने लगे
और सेपरेट सेपरेट इलेक्टोरेट के देने से जो डिप्रेस्ड क्लास है वो अपने आप को जो हिंदू कम्युनिटी है उससे अपने आप को अलग समझने लगेगी, और धीरे 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 जो हिंदू कम्युनिटी है उसका डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, वो कमजोर होने शुरू हो जाएगी। तो वो सोचते हैं ये यूनिटी के लिए सही नहीं है, देश की यूनिटी के लिए सही नहीं है, तो इसलिए वो इसके अपोज में थे और वो वापस लौट आए। जब वो वापस लौट आए तब उन्होंने अंग्रेज सरकार का एक और भयानक चेहरा देखा कि अंग्रेज सरकार ने पीठ पीछे, जब वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने गए थे तो अंग्रेज सरकार ने इंडिया में क्या किया वो उन्होंने यहां पर देखा है। तो वो देखते हैं। When Gandhiji returned back, जब महात्मा गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से वापस आए तब उन्होंने क्या देखा? तब उन्होंने देखा कि अंग्रेज सरकार ने एक नया ही दमन चक्र चला रखा है। अंग्रेज सरकार ने उनके पीछे इंडिया में कांग्रेस के साथ बहुत ही गलत किया। क्या गलत किया? कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया, कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया, कांग्रेस की सारी प्रॉपर्टी सीज कर दी, कांग्रेस अब मीटिंग नहीं कर सकती थी, डेमोन्स्ट्रेशन नहीं निकाल सकती थी, जो भी उनके सेशंस थे वो नहीं कर सकती थी। तो कांग्रेस इलीगल हो गई थी, उसको कोई काम करने की कोई परमिशन नहीं थी। जो टॉप लीडर्स थे जैसे अब्दुल गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू, ये बड़े बड़े लीडर्स अरेस्ट कर लिए गए। ऑफ कांग्रेस अरेस्टेड, कांग्रेस के लीडर अरेस्ट कर दिए गए। दूसरा, कांग्रेस डिक्लेयर्ड, कांग्रेस इलीगल डिक्लेयर कर दी गई। तीसरा, कांग्रेस को अब कोई भी सेशन करने से, डेमोन्स्ट्रेशन करने से, मीटिंग करने से रोक दिया गया। was not allowed to meeting, sessions, demonstration, etc. ये सब कांग्रेस के साथ किया गया। महात्मा गांधी जब इंडिया में आए तब उन्होंने अंग्रेज सरकार का ये चेहरा देखा कि अंग्रेज सरकार ने ऐसा कर दिया है। उसके बाद में उन्होंने सोचा कि दोबारा से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, असहयोग आंदोलन को दोबारा से चलाया जाए। तो उन्होंने उसको दोबारा से चलाया, लेकिन वो चल नहीं पाया। एक साल के अंदर वो फेल हो गया और महात्मा गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया। तो इस दौरान ये सब हुआ। तो जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब दोबारा से रिलॉन्च की गई, दोबारा से उसे स्टार्ट कर दिया गया, तब उसमें जो डिफरेंट कम्युनिटीज थी उनकी प्रेजेंस बहुत कम रही। जब ये शुरुआत हुआ था तो सभी जो कम्युनिटीज थी उन्होंने उत्साह के साथ में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। लेकिन जब ये दोबारा से स्टार्ट हुआ, महात्मा गांधी जी इंडिया जब दोबारा आए और दोबारा स्टार्ट किया गया, तो उसमें बहुत कम प्रेजेंस रही। तो उसके क्या रीजंस थे उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। इन कंट्री साइड की बात करें, कंट्री साइड मीन्स रूरल एरिया की बात करें, और हम कंट्री साइड की बात करें तो जो रिच पीजेंट्स एंड फार्मर्स, रिच पीजेंट्स एंड फार्मर्स जो थे
जैसे कि यूपी में जाट, गुजरात में पाटीदार, इन गुजरात, इन लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जब पार्टिसिपेट किया था तो ये सोचकर किया था क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन की वजह से इनकी इनकम बहुत कम हो गई थी। ये कमर्शियल क्रॉप्स उगाते थे और उसकी सेल बहुत कम हो गई थी, इनकी इनकम बहुत कम हो गई थी। तो अब ये जो थे रेवेन्यू देने की हालत में नहीं थे, ये रेवेन्यू नहीं देना चाहते थे गवर्नमेंट को या नहीं दे सकते थे, और इसलिए वो चाहते थे कि रेवेन्यू ना देना पड़े। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने का इनका जो मोटिव था वो मोटिव ये था कि ये जो हाई रेवेन्यूज थे उनको पे नहीं कर सकते थे, और ये हाई रेवेन्यूज में छूट चाहते थे कि वो उनको ना देना पड़े, इसलिए उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। लेकिन जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए गांधी इरविन पैक्ट हुआ, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में एग्रीमेंट हुआ, तब इनको ये लगा कि हमारा जो इशू था, जो हमें प्रॉब्लम थी, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं दिया गया और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बीच में रोक दिया गया। तो दोबारा से उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। दूसरा, जो पुअर थे, जो पुअर पीजेंट्स थे, पुअर पीजेंट के साथ में क्या दिक्कत है? जो पुअर पीजेंट्स थे वो जो रिच फार्मर्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे, उनको रेंट नहीं दे सकते थे। उनके साथ भी यही दिक्कत थी, जो ग्रेट डिप्रेशन की वजह से उनकी इनकम कम हो गई थी और बहुत बुरी तरीके से इनकी इनकम कम हुई थी और ये काफी परेशान हो गए थे। तो जो पुअर पीजेंट्स थे, इन्होंने नो रेंट मूवमेंट चलाया, नो रेंट कैंपेन चलाया। किसके अगेंस्ट में? अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स, लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट में ये चलाया था। जो रिच पीजेंट्स थे उनके अप्रोच में चलाया था नो रेंट कैंपेन। और लेकिन कांग्रेस ने इसको कभी सपोर्ट नहीं किया, इसको अप्रूव नहीं किया। और क्योंकि कांग्रेस जो थी वो ये कहती थी कि ये मानती थी कि अगर वो इनके नो रेंट कैंपेन को अप्रूव करेंगे ये कांग्रेस मानती थी कि अगर वो इनके नो रेंट कैंपेन को अप्रूव करेंगे, इसको सपोर्ट करेंगे, तो जो रिच फार्मर्स हैं वो नाराज हो जाएंगे और वो इनसे दूरी बना लेंगे। तो जो पुअर पीजेंट्स हैं उन्होंने भी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद में जब महात्मा गांधी जी आए इंडिया में और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दोबारा से रिलॉन्च किया, तो उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। इनकी प्रेजेंस बिल्कुल कम बनी रही। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम बिजनेसमैन के बारे में बात करते हैं। बिजनेसमैन के साथ में क्या दिक्कत थी? स्टूडेंट्स, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो ब्रिटेन में ज़्यादा बिजी हो गई थी और वहाँ पर प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। उस दौरान हमारे इंडिया में भी प्रोडक्शन बढ़ा और उस प्रोडक्शन बढ़ने में हमारे इंडिया की जो इंडस्ट्री थी वो रिवाइव हो गई। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिवाइव हो गया और चलने लगा। बहुत सारी इंडस्ट्री उस समय हमारे इंडिया में डेवलप हुई। जो बिजनेसमैन थे उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में काफी पैसा कमाया था और अब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो पार्टिसिपेट किया था, तो वो पार्टिसिपेट इस मोटिव के साथ में पार्टिसिपेट किया था कि जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट है वो
गुड्स को काफी प्रमोट कर रही है। तो वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उनको सपोर्ट करने के पीछे मोटिव ये था कि कांग्रेस उनको प्रोटेक्शन दिलवाए, इंपोर्टेड गुड्स से प्रोटेक्शन दिलवाए, क्योंकि वो अब इंपोर्टेड गुड्स में ट्रेड नहीं करना चाहते थे, उसको बिल्कुल भी फाइनेंस नहीं करना चाहते, उसमें कोई डीलिंग नहीं करना चाहते थे। तो जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुआ, इन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट भी की और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। स्टूडेंट्स, इन्होंने जो बिजनेस क्लास थी, बिजनेस क्लास ने 1920 इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस बनाई। कांग्रेस बनाई एंड 1927 में एक फिक्की नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसका पूरा नाम था फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये फेडरेशन आज भी प्रेजेंस में है, आज भी चल रही है। तो सिर्फ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इन्होंने काफी प्रॉफिट कमाया था और इसके जो बड़े बड़े लीडर्स थे जैसे जीडी बिरला, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, इन लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने में काफी सपोर्ट किया था, फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया था। और इनका मोटिव ये था कि कांग्रेस जो है वो इस बात पर ध्यान दे कि जो इंपोर्टेड गुड्स है उनमें ट्रेड ना करना पड़े। इंपोर्ट जो कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं इंडियन इंडस्ट्री पर, उसको आगे बढ़ने के लिए, तो वो उसको उसमें छूट चाहते थे, ये चाहते थे। लेकिन जब लॉ रेगुलेशन एक्ट हुआ और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बीच में रोक देना पड़ा महात्मा गांधी को, और वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए लंदन चले गए थे, तब इन लोगों को लगा कि इनके जो इशू हैं, इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको एड्रेस नहीं किया गया, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं दिया गया और बीच में इसको रोक दिया गया। तो दोबारा से जब महात्मा गांधी ने इसको रिलॉन्च किया, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के बाद जब इंडिया आए, इसको दोबारा से रिलॉन्च किया, तब बिजनेस क्लास ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। इसलिए आप देखें कि सभी कम्युनिटीज हैं, उनका स्वराज को लेकर उनके अपने अलग अलग मोटिव थे और वो उसके वजह से जो मूवमेंट में जुड़े थे और अपने मोटिव उनके पूरे नहीं हुए तो उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हिस्सा नहीं लिया। अब अगर वुमेन की बात करें, वुमेन पार्टिसिपेशन की बात करें, स्टूडेंट्स, वुमेन्स ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। दांडी मार्च के दौरान बहुत सारी जो लेडीज हैं उन्होंने महात्मा गांधी के साथ में दांडी मार्च में हिस्सा लिया, नमक सत्याग्रह में हिस्सा लिया, और नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी की जहां पब्लिक मीटिंग होती थी, उन मीटिंग में को सुनने के लिए महिलाएं, फीमेल्स दूर दूर से महात्मा गांधी जी को सुनने आती थी और उनकी कॉल पर उन्होंने हर तरीके से सेक्रीफाइस करने को तैयार थी और नेशनल सर्विस को सबसे ज्यादा पवित्र सर्विस मानती थी, सेक्रेड सर्विस उन्होंने माना कि नेशनल सर्विस से बगैर कोई सर्विस हो ही नहीं सकती। और महात्मा गांधी कॉल पर सबको सेक्रीफाइस करने को वो तैयार थे, नेशनल सर्विस के लिए अपने आप को बलिदान करने को भी तैयार थे। महात्मा गांधी जो वुमेन थी, उन्होंने डिफरेंट टाइप के प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। इसके साथ में लिकर शॉप्स पिकेट की जाती थी,
पिकेटिंग इसमें हिस्सा लेती थी। इसके साथ में जो ब्रिटिश गुड्स और क्लॉथ्स जलाए जाते थे उसमें भी ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। तो ये महात्मा गांधी जी की कॉल पर ये अपने घरों से निकल कर आई और नेशनल सर्विस के लिए सब कुछ करने को ये तैयार है। इसमें जब महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च के दौरान जब उनकी पब्लिक मीटिंग होती थी तब उन्होंने महिलाओं के लिए ये कहना शुरू किया कि जो ड्यूटी है फीमेल्स की, जो ड्यूटी है वो है लुक आफ्टर होम एंड हेल्थ, बिकम गुड मदर एंड वाइफ। तो उन्होंने ये कहा कि जो महिलाओं की जो ड्यूटी है वो सबसे पहले अपने घर को संभालना है, बच्चों को संभालना है, किचन को संभालना है और दूसरा वो अच्छी माँ बने, अच्छी पत्नी बने, अपने हस्बैंड को नेशनल सर्विस के लिए को प्रमोट करें, बच्चों को नेशनल सर्विस के लिए प्रमोट करें। तो इनकी जो है कुछ वजह से, इन बातों की वजह से महिलाओं की प्रेजेंस धीरे धीरे कांग्रेस में कम होती चली गई। दूसरा ये था कि कांग्रेस की जो लीडरशिप थी, कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशन में फीमेल्स को पोस्ट देने में लोग सपोर्ट नहीं करते थे। वहां की जो लीडर्स थे वो फीमेल को कोई भी वहां पर उनको डेजिग्नेशन नहीं देते थे और उन कांग्रेस में काफी प्रेजेंस कम थी महिलाओं की। तो इसलिए महात्मा गांधी जी ने जब दोबारा से इसको रिलॉन्च किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, तो उसमें महिलाओं की प्रेजेंस बहुत ही कम है। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही महात्मा गांधी जी ने इंडिया को यूनाइट करने के लिए एक और इशू को चुना। वो इशू था अनटचेबिलिटी का इशू। अनटचेबिलिटी का मतलब होता है कि ना छूना, किसी पर्सन को ना छूना, अनटचेबिलिटी, उसको टच भी नहीं कर सकते। तो जो लोअर कास्ट थी और अपर कास्ट थी उनमें बहुत दूरी थी। वो लोअर कास्ट को अनटचेबल समझते थे। उनमें भी कुछ कास्ट ऐसी थी जो सबसे नीचे तबके पर थी, उनको छुआ भी नहीं जाता था। महात्मा गांधी जी उनके फेवर में आए और उन्होंने ये कहा कि अनटचेबिलिटी जो है वो इंडिया में बहुत खराब है और अगले 100 साल तक आजादी नहीं मिल सकती, अब अनटचेबिलिटी प्रेजेंट रहेगी इंडिया में। तो सबसे पहले अनटचेबिलिटी को खत्म करना है। इसके बाद में जो इशू लिया महात्मा गांधी जी ने वो था अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी के लिए महात्मा गांधी जी कहते थे कि हमारी देश 100 साल तक आजाद नहीं हो सकता और अनटचेबिलिटी बनी रहेगी। और इसके लिए उन्होंने जो हाई कास्ट हिंदूज थे उनसे अपील की कि वो अपने आप को बदलें और जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको एक्सेप्ट करें, उनको अपने साथ बैठाएं और अपने हार्ट को चेंज करें, अपनी सोच को बदलें। तो उन्होंने जो हायर कास्ट हिंदूज थे उनसे कहा कि अपनी सोच को बदलिए और जो अनटचेबल्स हैं उनको एक्सेप्ट करिए। वो कहते थे जो अनटचेबल्स हैं वो, उन्होंने अनटचेबल्स को चिल्ड्रन ऑफ गॉड का नाम दिया कि जो अनटचेबल्स हैं वो चिल्ड्रन ऑफ गॉड हैं, भगवान के बच्चे हैं। और उनके काम को डिग्निफाई किया कि वो जो काम कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छा काम है, वो तो हमारी सोसाइटी को साफ करते हैं, गंदगी हम फैलाते हैं, वो तो बल्कि उसको साफ कर रहे हैं। तो उनकी तो और ज्यादा जो है उनको और ज्यादा हमें सम्मान देना चाहिए। लेकिन उनके साथ में ऐसा बर्ताव किया जा रहा है कि उनको छूना भी पसंद नहीं किया जा रहा है। तो उन्होंने जो अपर कास्ट हिंदू से कहा कि आप अपनी सोच को बदलिए और इन लोगों को एक्सेप्ट करिए। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह चलाए
महात्मा गांधी ने सत्याग्रह चलाए जो अनटचेबल्स के फेवर में थे। वो सत्याग्रह थे टू गेट देम इनटू टेम्पल्स। बहुत लंबे समय से, सदियों से उन्हें मंदिर जाने में मनाही थी, उन्हें मंदिर नहीं जाने दिया जाता था। तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया कि मंदिर सबके लिए है, ये चिल्ड्रन ऑफ गॉड है और इनको मंदिर जाने से कोई नहीं रोक सकता, इनको मंदिर जाने दिया जाए। दूसरा, टू एक्सेस पब्लिक वेल्स, पार्क, स्कूल, तो जो रोड्स एक्सेट्रा। तो दूसरा क्या था कि अनटचेबल के साथ कुछ बहुत गलत बर्ताव किया जाता था। उनको जो पब्लिक चीजें हैं, जैसे पब्लिक पार्क हो गया, रोड हो गया, पब्लिक वेल्स हो गए, उनको एक्सेस नहीं करने दिया जाता था, कुएं से पानी नहीं पीने दिया जाता था। तो ये इनके लिए काफी अपमान वाली बातें थी। तो महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह चलाए कि ये भी इंसान है और इनको लेकर जो सवर्ण हिंदू है वो अपनी सोच को बदलें। और इसके साथ में महात्मा गांधी जी ने इनके वर्क, जो कि टॉयलेट साफ करने का इनका वर्क था, उसको भी डिग्निफाई किया। उसको डिग्निफाई करने के लिए उन्होंने खुद टॉयलेट साफ की। महात्मा गांधी जी, जिनको राष्ट्रपिता कहते हैं, उन्होंने खुद टॉयलेट साफ की, केवल इसलिए कि अनटचेबल्स के जो काम हैं उनको लोग गंदा ना समझें, क्योंकि वो सफाई करने का काम है। तो महात्मा गांधी जी ने उनके काम को डिग्निफाई किया। डिग्निफाइड द वर्क ऑफ भंगी और स्वीपर। इनके वर्क को डिग्निफाई किया। और अपर क्लास हिंदुओं से कहा कि वो अनटचेबिलिटी का जो चीज है वो उसको छोड़ें और इन लोगों को एक्सेप्ट करें। और इस तरीके से वो चाहते थे कि जो दलित हैं उनका एम्पावरमेंट हो। लेकिन दलित के जो लीडर थे उनका इनके अपलिफ्टमेंट को लेकर कुछ और सोच थी। तो दलित के जो लीडर थे वो थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। स्टूडेंट्स, दलित जो लीडर थे वो थे बी.आर. अम्बेडकर। और बी.आर. अम्बेडकर कहते थे कि अनटचेबल्स की जो प्रॉब्लम है, इनके जो सोशल अपलिफ्टमेंट का जो इशू है, उसको केवल पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से ही सॉल्व किया जा सकता है। बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जो कि दलित समाज से ही थे और दलित के अपलिफ्टमेंट के लिए इन्होंने बहुत कोशिश की। तो ये चाहते थे कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होगा तभी दलित की लाइफ अच्छी हो सकती है। और इसके लिए उन्होंने ये सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करते थे वो, कि जब तक सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा तब तक इनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं होगा। क्योंकि जो जनरल इलेक्टोरेट से अगर कोई दलित कम्युनिटी का कोई कंटेस्टेंट चुनाव लड़ता है तो उसको उतने वोट ही नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि लोग उसको हराने की सोचेंगे तो उसे वोट नहीं मिलेंगे। तो जब तक उनको सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया जाएगा वो जीत कर नहीं आएंगे, और जब वो जीत कर आएंगे तब वो अपनी कम्युनिटी के फेवर के लिए कुछ काम कर पाएंगे। तो बी.आर. अम्बेडकर की नजर में ये इस तरीके से पॉलिटिकल एम्पावरमेंट किया जा सकता था। और इसी इशू पर बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एक समन्वय नहीं हो पाया, वो एग्री नहीं हो पाए और उनमें मतभेद आ गए। इसी वजह से मतभेद आ गए थे। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो डिप्रेस क्लास को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया।
जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया तो इंडिया में उसको महात्मा गांधी ने उसको कम्युनल अवार्ड कहा और उसको अपोज किया। उस समय महात्मा गांधी जी पूना की यरवदा जेल में थे, सजा में थे, पूना की यरवदा जेल में थे और उन्होंने वहां पर भूख हड़ताल की, फास्ट अनटू डेथ, क्योंकि वो ये मानते थे ये अंग्रेजों की एक चाल है, वो हमारी इंडियन कम्युनिटी को कमजोर करना चाहते हैं, जिस यूनिटी की वो कोशिश कर रहे हैं उस यूनिटी को कमजोर किया जा रहा है और ये सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, तो इसलिए उन्होंने भूख हड़ताल की। तो इसके बाद में बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में एक एग्रीमेंट किया गया जिसको बोलते हैं पूना पैक्ट। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ था और इसमें महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। ये एग्रीमेंट में कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स ने सहयोग दिया, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, उनकी हेल्प से ये एग्रीमेंट हो पाया और इस एग्रीमेंट में महात्मा गांधी जी ने अपना फास्ट तोड़ दिया और बी आर अम्बेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट की जो डिमांड थी उसको छोड़ दिया और वो अब रिजर्व सीट के लिए तैयार हो गए। इन सेंट्रल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल और लेजिस्लेटिव असेंबली में वो रिजर्व सीट के लिए तैयार हो गए। तो इस तरीके से महात्मा गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ जिसको पूना पैक्ट कहा जाता है। अब जो दलित थे उन्हें भी जनरल इलेक्टोरेट से इलेक्ट होना था और लेकिन उनकी सीट रिजर्व कर दी गई कि कम से कम इतनी सीट तो रिजर्व होनी, इतनी सीट तो दलित की होनी ही चाहिए। तो ये भी एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का तरीका था, क्योंकि उन सीट पर कोई और नहीं आ सकता था, क्योंकि दलित ही आ सकते थे। स्टूडेंट्स, जब महात्मा गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करके इंडिया में वापस आए, तब वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी का भी वहां पर प्रेजेंस बहुत कम रही। उसकी वजह ये थी कि मुस्लिम कम्युनिटी ने ये नोटिस किया कि कांग्रेस में पिछले कुछ समय से जो हिंदूवादी संगठन हैं जैसे हिंदू महासभा, उनकी प्रेजेंस बढ़ती चली जा रही है और जो उनकी वजह से जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड थी, जो मुस्लिम लीग की डिमांड थी, मुस्लिम लीग ने भी सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की थी 1927 में और हिंदू महासभा ने इसको अपोज किया था। तो और जो है इस वजह से जो मुस्लिम्स थे वो कांग्रेस को अब पसंद नहीं करते थे और कांग्रेस में उनकी प्रेजेंस कम होती चली गई। स्टूडेंट्स इसके साथ साथ कांग्रेस जो लीडर्स थे वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी की भी बहुत कोशिश कर रहे थे और इंडिया में जो नेशनलिज्म है उसके डेवलपमेंट के लिए भी बहुत कोशिश कर रहे थे। नेशनलिज्म क्या होता है? नेशन स्टेट को बनाने का जो आइडिया होता है उसी को नेशनलिज्म कहते हैं। और नेशन स्टेट के बारे में फर्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। नेशन स्टेट क्या होती है? जब लोग एक कॉमन आइडेंटिटी के बेसिस पर, कलेक्टिव आइडेंटिटी के बेसिस पर यूनाइट होने लगते हैं,
वो सेम लैंग्वेज हो सकती है, सेम कल्चर हो सकता है, सिंगल आर्मी हो सकती है, वन रूलर हो सकता है, शेयर्ड हिस्ट्री हो सकती है। ये चीज़ें जो होती हैं वो नेशन स्टेट को बनाने में हेल्प करती हैं। तो जो लीडर्स थे वो नेशन स्टेट को बनाने में भी इस जो नेशनलिज्म जो था उसका काफ़ी प्रमोट कर रहे थे। तो जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स की जो आइडियाज है उनको लोगों तक पहुंचाने में, उनको स्प्रेड करने में बहुत कोशिश की गई। और उस कोशिश में हमारे इंडिया के बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े पोइट्स, बड़े बड़े आर्टिस्ट, फिलोसफर्स, ये सब ने अपने तरीके से उसमें कंट्रीब्यूशन दिया है। सभी का उसमें कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि जो नेशनलिज्म के आइडियाज होते हैं उनमें, उन आइडियाज को पहुंचाने में पिक्चर्स का भी रोल होता है, और जो हमारे सॉन्ग्स हैं उनका भी रोल्स होता है, आइडियाज का भी रोल होता है। बहुत सभी लोग अपने अपने तरीके से उसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो अगर हम बात करें नेशन स्टेट की, तो नेशन स्टेट कब बनती है? जब लोग एक कॉमन आइडेंटिटी एक्सप्लोर करने लगते हैं, तब जो है वो नेशन स्टेट बनने लगती है। जब लोग एक कॉमन चीजें एक बाइंडिंग फोर्स बन जाती हैं, लोग को यूनाइट करने लगती है, तब नेशन स्टेट बनती है। जैसे कि हमारे इंडिया का वन फ्लैग है, और जब नेशनल एंथम बजाया जाता है तो हम सभी लोग खड़े होते हैं, सेम पोस्चर में हम लोग खड़े हो जाते हैं, और हमारा जो भी आदर है, जो भी हमारा सम्मान है देश के लिए, उसको हम उस रेस्पेक्ट को हम पे करते हैं। तो ये एक चीज है जो हमको यूनाइट कर रही है। इसके साथ फ्लैग हो गया, आर्मी हो गई, पूरे देश की एक आर्मी है, लैंग्वेज भी लोगों को यूनाइट करने में हेल्प करती है, कल्चर भी लोगों को यूनाइट होने में हेल्प करती है। तो ये सारी चीजें लोगों को यूनाइट करने में हेल्प करती हैं। तो हम बात करें अगर सेम लैंग्वेज की, शेयर्ड हिस्ट्री, शेयर्ड कल्चर, वन आर्मी एंड वन रूलर, वन आर्मी। तो ये चीजें जो होती हैं ये हमारे नेशन स्टेट को बनाने में हेल्प करती हैं। और इन नेशन स्टेट को बनाने के लिए जो नेशनलिज्म का जो आइडियाज है उसको स्प्रेड करने की जरूरत होती है। और इंडिया में नेशनलिज्म के आइडियाज को स्प्रेड करने के लिए हमारे यहाँ लोकगीत जो गांव में गाए जाते हैं, कविताएं होती हैं, लोग सदियों से सुनते चले आ रहे हैं, जो देसी कहानियां होती हैं, कविताएं होती हैं, रचनाएं होती हैं, उनको गाया जाता है, जो चित्र होते हैं ये सभी चीजें जो हैं वो हमारे इंडिया में नेशनलिज्म को बढ़ाने में उन्होंने हेल्प की। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, भारत माता, जैसे इमेज लेते हैं भारत माता। तो आप भारत माता की इमेज देखिए, ये जो इमेज है ये भारत माता की इमेज है। भारत माता एक तपस्वी के रूप में भारत माता को दिखाया गया है, और ये इमेज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई है। और ये जो भारत माता की इमेज है वो धीरे धीरे हमारी जो नेशन है उस नेशन का प्रेजेंटेशन बन गई, उस नेशन का रूप बन गई। हमारे देश में जो नेशन, हम जिस नेशन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं उस नेशन का रिप्रेजेंटेशन भारत माता बन गई। और इन भारत माता की जो सेवा है, भारत माता की जो डिवोशन है, वही हमारे देश के डिवोशन का एक प्रेजेंटेशन बन गया। तो और भारत माता की जो डिवोशन है उसके लिए वंदे मातरम गीत लिखा गया, जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था, जो उनकी बुक आनंद मठ से लिया गया था। और स्वदेशी मूवमेंट 1905 के बाद में स्टार्ट हुआ था। तो स्वदेशी मूवमेंट के दौरान
बहुत ही जब लोगों ने ये भारत माता की इमेज को अपने नेशनलिज्म का प्रेजेंटेशन मानकर अपनी देश के लिए जो उनकी नेशनलिज्म की स्पिरिट थी उसको आगे बढ़ाया और स्वदेशी मूवमेंट में इसको वाइडली यूज किया गया। और इस तरीके से जो भारत माता के लिए जो डिवोशन है वो नेशनलिज्म वो हर एक के नेशनलिज्म से जुड़ गया। आप कितने नेशनलिस्ट हैं तो इस बात से समझा गया कि आप भारत माता की इमेज के लिए आप कितने डिवोटेड हैं, उसको कितना आप सम्मान दे रहे हैं। इसके बाद में जैसे जैसे नेशनलिज्म बढ़ता गया स्टूडेंट्स, इसके बाद में जैसे जैसे नेशनलिज्म बढ़ता गया देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में जो फिलोसफर्स थे, राइटर्स थे, लीडर्स थे, पोइट्स थे, उन्होंने अपने अपने तरीके से नेशनलिज्म की स्पिरिट को आगे बढ़ाया। अगर हम बंगाल की बात करें, बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बैलेट्स, राइम्स वगैरह कलेक्टेड की। दूसरा, अगर हम बात करें मद्रास में नतेशा शास्त्री, इन्होंने भी द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया, नाम से 4 वॉल्यूम निकाले और इसमें भी इन्होंने जो देश के जो गांव में बोले जाने वाले जो कहावतें हैं, जो पोएम्स हैं, उन सबको कलेक्ट किया। और ये लोग मानते थे कि यही चीज इंडिया का नेशनल लिटरेचर है, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है, हमारे इंडिया का कल्चर क्या है, उसको ठीक तरीके से यही राइम्स, यही बैलेट्स जो हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे गांव में जो हमारे गांव में कविताएं बोली जा रही हैं, जो सदियों से लोग गाते चले जा रहे हैं, वो हमारे इंडिया का ट्रू लिटरेचर है, जो हमारी इंडिया को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो लोगों की थॉट का रिप्रेजेंटेशन है, लोगों की जो सोच है उसका रिप्रेजेंटेशन है, जो सदियों से डेवलप हुई है उसका रिप्रेजेंटेशन ये चीजें कर रही है। स्टूडेंट, इस तरीके से जो हमारा नेशनल मूवमेंट है वो आगे बढ़ता चला गया। नेशनलिज्म की जो आइडियाज है, जो स्पिरिट है, वो आगे बढ़ते चले गए और लोग जो है नेशन स्टेट को बनाने के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करने को तैयार हो गए। इसके बाद भी जो लीडर्स थे उन्होंने कुछ आइकन्स और सिंबल्स के बारे में सोचा कि कुछ आइकन्स होने चाहिए, कुछ सिंबल्स होने चाहिए जो हमारे नेशनलिज्म को रिप्रेजेंट करें। तो वो क्या है? ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया के जो टॉप लीडर्स थे उन्होंने आइकन्स के बारे में सोचा, इमेजेस के बारे में सोचा। तो स्वदेशी मूवमेंट के दौरान
स्वदेशी मूवमेंट के दौरान एक ट्राई कलर फ्लैग बनाया गया, एक ट्राई कलर फ्लैग बनाया गया। देखिए स्टूडेंट्स इमेज में देखिए ट्राई कलर फ्लैग, ये ट्राई कलर फ्लैग है। इस ट्राई कलर फ्लैग में देखिए 3 कलर हैं, ऊपर ग्रीन कलर है, बीच में येलो कलर है, नीचे रेड कलर है। ग्रीन कलर में 8 लोटसेस हैं, 8 कमल के फूल हैं। ये जो 8 कमल के फूल हैं, 8 लोटस हैं, ये हमारे इंडिया के 8 प्रोविंसेस को इंडिकेट कर रहे हैं। जो हमारे इंडिया के उसमें 8 प्रोविंसेस थे उनको इंडिकेट कर रहे हैं। बीच में वंदे मातरम है, वंदे मातरम जो कि हमारे वंदे मातरम जो सॉन्ग था उससे लिया गया है। और नीचे रेड कलर है, रेड कलर में एक तरफ सन है, दूसरी ओर मून है। सन हिंदू कम्युनिटी को और मून मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये दोनों मिलकर हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी की यूनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो फ्लैग है स्वदेशी मूवमेंट के दौरान काफी फेमस हुआ, और इस फ्लैग ने लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ने के लिए काफी इंस्पायर किया, और इस तरीके से हमारा जो नेशनलिज्म है उसका आइडिया आगे बढ़ा। स्टूडेंट्स अगर हम दूसरे फ्लैग की बात करें, ये फ्लैग महात्मा गांधी जी ने बनाया था 1921 में। महात्मा गांधी जी ने इसको डिजाइन किया था। 1921 में इसको डिजाइन किया था। तो इस फ्लैग को देखिए, इस फ्लैग में ऊपर रेड कलर है, बीच में व्हाइट कलर है, नीचे ग्रीन कलर है, और व्हाइट कलर के बीच में स्पेनिंग व्हील है, चरखा है। और ये चरखा जो है वो हमारा सेल्फ हेल्प को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि खादी को लोगों ने नेशनलिज्म के साथ जोड़ा और ब्रिटिश गुड्स को बाइकआउट किया। तो ये सेल्फ हेल्प का एक रिप्रेजेंटेशन बन गया और स्ट्रगल का सिंबल बन गया। लोगों ने विदेशी गवर्नमेंट से हमारे देश को आजाद कराने के लिए जो स्ट्रगल किया उसके ये सिंबल बन गए। स्टूडेंट इसके साथ ही जो हमारे इंडियंस थे उन्होंने नेशनलिज्म की स्पिरिट को स्प्रेड करने के लिए हिस्ट्री को रीइंटरप्रेट करना स्टार्ट कर दिया। लोगों ने अपने जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसकी ओर देखना स्टार्ट किया, और उन्होंने ये माना कि हमारा जो कल्चर है, हमारी जो लैंग्वेज है, हमारा जो कल्चर है बहुत रिच है। इतना रिच था कि हम पूरे वर्ल्ड को लीड कर रहे थे। लेकिन जब फॉरेन पावर्स हमारे इंडिया में आई, ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए, तो उन्होंने हम पर रूल करने के लिए हमको डिवाइड किया, और डिवाइड करके हमको रूल करना स्टार्ट कर दिया। तो हम सभी जो फील्ड्स थे उनमें हम काफ़ी फेमस थे। मेडिकल साइंस में हम बहुत फेमस थे, मैथ में फेमस थे, एस्ट्रोनॉमी में फेमस थे, फिलॉसफी में, क्राफ्ट में, हर चीज़ में हम बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। हर चीज़ में हम बहुत फेमस थे। और हमारे जो फेज आया है जब इंडिया की नॉलेज डिक्लाइन हुई, कम होती चली गई, क्योंकि अंग्रेज हमारे इंडिया में आए और उन्होंने इस तरीके से एजुकेशन सिस्टम बनाया, हम लोग को पढ़ने से रोका, और इस तरीके से हम पर रूल किया कि हम अपने कल्चर को भूलते चले गए। तो ये जो रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री था, इसने भी नेशनलिज्म को आगे बढ़ाने में काफ़ी हेल्प की। इस तरीके से जो इस चैप्टर में महात्मा गांधी जी के 2 मूवमेंट के बारे में बात की गई है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसमें हमने ये भी देखा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में डिफरेंट सेक्शन में किस तरीके से पार्टिसिपेट किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में किस तरीके से जो हमारे सेक्शंस हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, क्या उसमें इशू आए, और उसके सभी हमने पहलुओं पे बात की। स्टूडेंट्स इसी तरीके से ये मूवमेंट आगे बढ़ते चले गए, और महात्मा गांधी जी की लीडरशिप में हमें आज़ादी मिली, और इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने इसमें अपने अपने कंट्रीब्यूशन दिए। स्टूडेंट्स
तो डिफरेंट कम्युनिटीज यूनाइट होती चली गई, उनका जो एंगर था, उनकी जो नाराजगी थी वो डेवलप होती गई, और वो एक और मूवमेंट में मिलकर सामने आई। इसके बाद में एक और मूवमेंट आया था महात्मा गांधी जी की लीडरशिप में, क्विट इंडिया मूवमेंट। उस मूवमेंट के बाद में हमारे इंडिया की जो आज़ादी के जो प्रोसेस थे बहुत ज़्यादा तेज हो गए, और फाइनली हमें महात्मा गांधी जी की लीडरशिप में आज़ादी मिली और 1947 में हम आज़ाद हो गए। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर इंडिया की नेशनलिज्म से रिलेटेड है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, और इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।